स्वागत है दोस्तों आप सबका। आप है द साइलेंट जोन पर और मैं हूँ परमिता। आज की कहानी मालती जोशी जी की कहानी अंतिम संक्षेप का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये घर छोड़ने वाली बात वे अनायास ही कह गई थी। शायद चीनू की बात मन में घर कर गई थी। बाबूजी पुलिस वाले थे ना, महिमा ने उसास भरकर कहा। रौब दाब तो उनका होना ही था। पीते पिलाते भी रहे होंगे, पर कम से कम दूसरी औरतों का चक्कर तो न था। बहुत सारी न सही, पर एक औरत तो उनकी जिंदगी में भी आई थी। क्या कह रही हैं? सच्ची कह रही हूँ। और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही हैं। तो क्या हाय तौबा मचाऊं? वो तो उस वक्त भी नहीं मचाई थी। अब बासी कढ़ी को उबाल क्यों दूं? और सच पूछो तो बवाल मचाने जैसा कुछ था भी नहीं। एक बात थी जो उठने से पहले ही दब गई। इनकी बुआ की ननद थी। एक तो उस रिश्ते से शादी संभव नहीं थी, 30 पर वो बाल विधवा भी थी। उस जमाने में तो ऐसे ब्याह को कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे पुलिस में भर्ती हो गए थे। पीने का लत भी शायद तभी पाल ली थी। आपको बुरा नहीं लगता था? क्यों नहीं, पर मैंने उस बात को प्रारब्ध का लेख समझकर स्वीकार कर लिया था। एक बार अगर भाग्य के लिखे से समझौता कर लो तो सहने में आसानी हो जाती है। वाह, क्या जीवन दर्शन है, क्या फिलोसफी है। जब तक वे ये समझ पाती कि महिमा उनकी प्रशंसा कर रही है या उपहास, उसका स्वर आक्रामक हो उठा। आप सोच रही होंगी कि आपने बड़ा भारी त्याग क्या है, एक आदर्श स्थापित किया है। पर शायद आप नहीं जानती कि आपने अपने साथ तो छल किया ही है, अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। क्या बात कर रही हो? उल्टे मैंने तो बच्चों का मुंह देखकर ही ये जहर का घूंट पिया था। यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पिया था ये जहर? बच्चों के सामने अपनी सहनशीलता की गलत मिसाल कायम करने की क्या जरूरत थी? अब आपके बच्चे अपनी बीवियों से भी उस दरियादिली की अपेक्षा रखते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी सारी कारगुजरी आंख मूंद कर स्वीकार कर लूं और आवाज भी न उठाऊं। ये नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी पीढ़ी का जो धर्म था मैंने निभाया। वो धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। हम दोनों की सोच में पूरे 32 साल का अंतर है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम अपने युग की मान्यताओं पर चलो, पर बीती बातों को लेकर बहस करने बैठ जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। बच्चे बाहर से लौट आए थे और उस दिन ये बात वहीं पर रुक गई थी। बाद में घर लौटकर ये बात उनके मन में कौंधी कि महिमा ने ये औरतों वाली बात क्यों उठाई थी। उसके बाद मनीष एक आध बार घर भी आया था। एक बार दोनों साथ आए थे, पर इतने खुश नजर आ रहे थे कि बेवजह ये बात उठाने का मन ही नहीं हुआ। मनीष शुरू से ही हंसोड़ और खिलदंड किस्म का लड़का रहा है। उस घर का माहौल तो पता नहीं कैसा हो गया है, पर इस घर में सारी रौनक मनीष के दम से ही हुआ करता था। बाहर भी उसके चाहने वाले की कमी नहीं थी। जहां खड़ा होता था अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटा ही लेता था। अपने हंसमुख और सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण लड़कियों को भी वो आकर्षित किए रहता था। अंजू मंजू की सहेलियों का वो चहेता भैया हुआ करता था। अपने बेटे की लोकप्रियता पर जितना उन्हें नाज था, उतनी ही महिमा को चिढ़ थी। पति की मंडली उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। आभिजात्य की उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थी।
वो मनीष को उनमें फिट करना चाहती थी और सारे झगड़े वहीं से शुरू होते थे। मनीष धीरे धीरे घर से छिटकता जा रहा है, ये वे भी अनुभव कर रही थी। पर बाहर क्या कोई तार सचमुच जुड़ गया है या ये भी महिमा का एक वहम ही है? महिमा के यहाँ जब भी जाने का मन हुआ, इसी असमंजस ने उनका रास्ता रोक लिया। किसी भी अप्रिय विवाद से ये हमेशा बचना चाहती हैं और महिमा है कि बहस के लिए जैसे तैयार खड़ी रहती हैं। उस दिन भी फिर जाना नहीं हो सका। फल फूल की डलियां वही पैसेज में रैक पर पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह घंटी बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो मीनू थी। उन्होंने लपक कर उसे अंग में भर लिया। चलो, अपनी बूढ़ी दादी की तुम्हें याद तो आई? मैं 2 दिन से पोटली बांधकर बैठी हूँ, पर निकलना ही नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मीनू छिटक कर सोफे पर जा बैठी और गंभीर स्वर में बोली, दादी, घर से किसी का फोन आए तो बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? उस दिन आपने चीनू से कहा था कि अगर कभी भागने का मन हो तो सीधे मेरे यहाँ चले आना, मैं छुपा लूँगी। तो तुम भाग कर आई हो? जी। क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं है, पर होगा जरूर। पापा टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। मम्मी को पता चला है कि मोनिका आंटी भी उनके साथ गई हैं। बस शाम से ही भरी बैठी हैं। पापा के आने भर की देर है, फिर देखिए आज कैसा धमाका होता है। उफ दादी, ये सब हमारे ही घर क्यों होता है? ये मोनिका आंटी कौन है? पापा की कलीग हैं, मिसेस भटनागर। हो सकता है वे भी दफ्तर के काम से गई हों। हो क्यों नहीं सकता, पर मम्मी की कल्पना तो पंख लगाकर उड़ती है ना। हवा देने वाले भी तो कम नहीं हैं। दफ्तर के ही किसी शुभ चिंतक ने उन्हें फोन किया था। छी छी, मनीष ये क्या कर रहा है? वे तो जैसे शर्म से गढ़ी गई। आज इतनी सी लड़की के सामने वे किस कदर अपराधी अनुभव कर रही है। पर उस इतनी सी लड़की का अगला वाक्य सुनकर तो वे विस्मित हुई रह गई। वो कह रही थी, अगर मम्मी की आशंका सच भी है तो उपाय क्या है? ये आफत तो उनकी खुद बुलाई है। अगर घर में रात दिन चकचक मची रहे तो आदमी बाहर स्नेह और सहानुभूति खोजता ही है। उसमें आश्चर्य क्या है और गलत भी क्या है? वे मीनू को देखती रह गई। बित्ते भर की लड़की इतना सब सोच लेती है। ऐसा तो नहीं कि घर के वातावरण ने उसे असमय ही प्रौढ़ बना दिया। उन्हें महिमा पर गुस्सा आने लगा। अपनी हठधर्मी के कारण उसने बच्चों से उनका बचपन भी छीन लिया है। शाम तक प्रतीक्षा करती रही, पर किसी ने मीनू की खोज खबर नहीं ली। यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकली थी तो 2 बजे तक किसी को चिंता भी नहीं होगी। महिमा खुद 5 के बाद ही घर पहुंचती है, पर उसके बाद वे पल पल बेचैन होने लगी। फिर उनसे रहा नहीं गया। ताव खाकर खुद ही चल दी। सोच लिया कि दोनों को आज चलकर डांट पिलानी है। अगर तुम लोग बच्चों को एक शांत और स्नेह भरा घर नहीं दे सकते तो और क्या दोगे? रोटी कपड़े पर तो अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं, पर माँ बाप से तो कुछ उम्मीदें होती हैं। चीनू मुंह लटकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वे कुछ कहती, इससे पहले ही वो बोल पड़ा, दादी, दीदी आज सुबह से ही गायब है। क्या मतलब? स्कूल में फोन किया था? नहीं, पड़ोस की बासंती बता रही थी कि वो आज स्कूल गई ही नहीं। सहेलों के यहाँ देखा, 1-2 के यहाँ देखा था, फिर मम्मी ने ही मना कर दिया। चीनू, भीतर से कड़कती आवाज आई, दादी भीतर नहीं आएंगी क्या, जो दरवाजे पर ही सारी रामायण सुना रहा है? उन्होंने भीतर आते हुए कहा, बहू, ये चीनू क्या कह रहा है?
जो भी कह रहा है आपने सुन तो लिया। तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, गजब की माँ हो। हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा है मम्मी जी, सिर्फ चीनू को रोक दिया था। वो तो पूरे शहर में मुनादी करवा देता। मैंने भैया को फ़ोन कर दिया है, आते ही होंगे। हो सकता है मीनू भी वही हो। फ़ोन तो मुझे भी किया जा सकता था, जानबूझकर नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत नहीं थी मुझ में। कम से कम आज वे स्तब्ध रह गई तो मैं प्रवचन देती हूँ। और क्या कहूँ मम्मी जी, उपदेश देने का एक भी मौका छोड़ती हैं आप खुद सोच कर देखिए। मेरे घर में जरा खटपट हुई नहीं कि आप शुरू हो जाती हैं। आपने कैसे गृहस्थी चलाई है, कैसे पति की सेवा की है, कैसे बच्चे पाले हैं, कैसे संस्कार दिए हैं, कहती नहीं थकी होंगी आप, पर मेरे सुन सुनकर कान पक गए हैं। पल भर को वे चुप रह गई। मन हुआ 2 घड़ी सुस्ता कर आत्मनिरीक्षण कर ली। क्या सचमुच वे बात बेबात पर भाषण देने लगती हैं? क्या ये उनकी अनधिकार चेष्टा है? क्या उनकी अनुभव सिद्ध बातें महिमा को इतनी कड़वी लगती है कि उसकी भाषा शिष्टाचार की सारी सीमा लांघ जाती? इसका तो ये मतलब हुआ कि अपने बच्चों को उनकी गृहस्थी को बर्बाद होते देखते रहो, पर मुंह से कुछ न कहो। महिमा, उन्होंने बड़ी देर बाद कसेले स्वर में कहा, कहने वाली बात होती है तभी कुछ कहती हूँ मैं। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से चुप रहा करूँगी। मैं जानती हूँ बच्चों के मामले में तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैंने बच्चों को जैसे भी पाला हो, जैसे भी संस्कार दिए हो, पर एक बात जरूर कहूँगी, घर छोड़कर कभी कोई नहीं भागा था। तुम्हारी लड़की अगर घर से भागी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तो गनीमत समझो कि वो सीधे मेरे पास ही पहुंची थी, कहीं और भी जा सकती थी। तो मीनू आपके यहाँ है? महिमा ने लाख कोशिश की, पर अपनी राहत का एहसास वो छिपा नहीं सकी। दूसरे क्षण उसके चेहरे ने फिर उदासीनता ओढ़ ली और वो सपाट स्वर में बोली, मुझे लगा था नानी के यहाँ ही गई होगी। अच्छा ही हुआ ना, इस मनस्थिति में ननिहाल जाती तो वहाँ भी सब उगल देती। बच्चों को इतना विवेक कहाँ होती है महिमा। तुम्हारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके सामने जिंदगी की। मम्मी जी, आप एक बार अच्छी तरह तय कर लीजिए। कभी आप कहती हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कहती हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। वैसे 100 बातों की एक बात यह है कि जिंदगी की सच्चाई जानने का हक सबको है। उम्र से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम बच्चों को सब कुछ बताए दे रही हो? जी हाँ, ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो सके। ये पहचान तो उन्हें उम्र के साथ ही होगी, पर इस समय तो उन्हें तुमसे सिर्फ वितृष्णा हो रही है। हमेशा ही होता है महिमा। माँ बाप जब 2 खेमों में बढ़ जाते हैं तो बच्चे किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, और ये पक्ष वही होता है जो चुप रहता है। वो सारी सहानुभूति बटोर लेता है। तुम कहोगी मैं फिर शुरू हो गई, पर क्या करूं? इस लड़ाई में तुम इतनी अकेली पड़ गई हो कि कहे बिना रहा भी नहीं जाता। आश्चर्य, इस बार महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा कि इस व्यर्थ की बहसबाजी से वो थक गई है। मजे की बात तो ये थी कि बहस के असली मुद्दे से दोनों ही कतरा रही थी। मीनू का तो बहाना भर था, वे तो यहाँ मनीष की खोज में आई थी, पर जब महिमा ने उसका जिक्र तक नहीं किया तो वे भी चुप लगा गई। अपना आना उन्हें एकाएक अप्रासंगिक लगने लगा। अतः उठते हुए बोली, मैं अब चलूँगी। लड़की घर में अकेली है। मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हें खबर भी दे दूं और उसके कपड़े भी लेती चलूं। 2-4 दिन अपने ही पास रखूंगी। महिमा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चीनू जब तक रिक्शा लाता वो मीनू का बैग भर चुकी थी।
लौटते हुए उनकी आंखों के सामने महिमा का बुझा बुझा सा चेहरा घूमता रहा। इतना हताश और उदास उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मनीष का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, वे जानती हैं कि वो मन ही मन उफन रही होगी। उसके रोज़ की आंच ने तो आज उन्हें भी नहीं बख्शा था और रोज़ आना स्वाभाविक ही था। उन्हें याद है जब पहली बार उन्हें उमा के बारे में मालूम हुआ था तो वे कितनी रोई थी। बच्चे अगर गोद में न होते तो वे कुएं छलांग ही लगा देती। अपनी सोने सी घर गृहस्थी पल भर में उनके लिए मिट्टी हो गई थी। सतीश और अंजू को उठाकर वे सीधे अजमेर अपने पीहर पहुंच गई थी। महीना भर खूब आनंद में भरपूर लाड़ प्यार में बीता। फिर लगा कि धीरे धीरे भाभीियों के तेवर बदलने लगे हैं। ननंद के पास बैठकर हंसी ठिठोली करना, उसकी पसंद की चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए खेल खिलौने लाना, ये बातें धीरे धीरे कम होने लगी। कहीं तो वे उसे पानी का गिलास नहीं उठाने देती थी। अब कई बार शाम को पूरा चौका उसके भरोसे छोड़ पति के साथ घूमने निकल जाती। सिनेमा जाते ननंद को साथ ले जाना भी उन्हें नागवार गुजरता। भाइयों के स्नेह के उत्ताप में भी कुछ कमी आने लगी। माँ की आंखें भी जैसे कुछ पूछती सी लगती। 3 महीने बीतते बीतते उनका मन भर गया और वे चुपचाप घर लौट आई। अच्छा ही हुआ जो जाते समय कोई तमाशा करके नहीं गई थी, नहीं तो लौटने का रास्ता भी नहीं रह जाता। गृहस्थी की गाड़ी पुनः ऐसे चल पड़ी मानो बीच में कोई व्यवधान ही ना आया हो। फिर मनीष और अंजू भी आ गए। अपने घर परिवार में वे पूरी तरह रह बस गई। लेकिन फिर भी जब कभी बाबूजी किसी काम से कानपुर की ओर निकल जाते, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती। दिल पर जैसे सांप लौटने लगते। अपनी ये कमजोरी वे महिमा के सामने कभी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वे उसके सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती। वे जानती हैं कि महिमा उनकी तरह ढूलमूल नहीं रहती। जिस दिन पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा, छिटक कर दूर खड़ी हो जाएगी। उसके पास सिर्फ संकल्पों का बल ही नहीं है, साधन भी है। वे भी अगर महिमा की तरह सक्षम होती तो शायद आज चित्र कुछ दूसरा होता। पर वे सहिदाना भाव के लिए अपना दाम्पत्य निभाती रही, क्योंकि पति को जीतने का यही एक नुस्खा उनके पास था। इसी समर्पण भाव के कारण बाबूजी जीवन के अंतिम क्षणों तक आश्रित बने रहे। खैर, वो तो एक अधूरी प्रेम कथा थी, एक भूली बिसरी प्रणय गाथा, जिसे उनकी कल्पना ने ही हवा देकर बड़ा बना दिया था। अगर किन्हीं तरल क्षणों में बाबूजी ये आत्मनिवेदन न करते तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। पर ये मनीष, लगता है ये तो सचमुच रास रचा रहा है। अगर ये मिसेज भटनागर वाली बात सच है तो मनीष के घर को अब भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि एक बात तो तय है कि महिमा अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हर बार उसे ही कटघरे में तो खड़ा नहीं किया जा सकता। घर लौटकर देखा, ड्राइंग रूम में एक सूटकेस पड़ा है। कौन आया है? उन्होंने पूछा। कौन आया है? उन्होंने पूछा। पापा है, मीनू ने बताया। पापा? अब इस वक्त कौन सी गाड़ी है? दोपहर को ही आ गए थे, शायद सीधे दफ्तर चले गए और दफ्तर से सीधे घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। महिमा ठीक ही तो कहती हैं। बिगड़ेल बच्चे की तरह पहले तो शैतानी करता है, माँ के आंचल में मुंह छिपाने चला आता है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक वे उसकी ढाल बनी रहेंगी, उसकी पैरवी करती रहेंगी? बेटे के साथ साथ उनका विवेक भी खो गया है। पापा कहाँ हैं तेरे? फ्रेश हो रहे हैं। वे सोफे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती रही। नहाकर निकला मनीष तो अपने उसी बेलौस अंदाज में बोला, हाय मॉम, आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी?
प्रताप के पास गई थी। इतनी देर में उन्होंने जवाब सोच लिया था। प्रताप के पास क्यों? एक तो रिजर्वेशन करवाना था, दूसरे बहुत दिनों से कह रहा था कि एक ऑफिस की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, अगले 2 कमरे तुम्हें दे दूंगी। मेरे जाने के बाद कम से कम घर में बस्ती तो रहेगी। अगर दूसरा कोई किराएदार रखूंगी और वो घुसकर बैठ गया तो मुसीबत होगी। पर आप जा कहाँ रही हो? अभी तो अंजू के पास जा रही हूँ। वहाँ से मुंबई मंजू के पास चली जाऊंगी। सोचती हूँ अमेरिका जाने से पहले दोनों लड़कियों के पास 1-1 महीना रह लूँ। वहाँ से डॉक्टर साहब टिकट वगैरह का भी इंतज़ाम कर देंगे। तुम अमेरिका जा रही हो? क्यों? क्यों न जाऊँ? मेरा एक बेटा वहाँ भी तो बैठा है, बेचारा कब से बुला रहा है। अभी मेरे हाथ पांव साबुत है, आंखें भी काम दे रही हैं। अभी जाऊंगी तो कुछ घूम फिर लूंगी, देख सुन लूंगी। बाद में तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ। मनीष का चेहरा लटक गया। बड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाने का सोचा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भैया का मन रह जाएगा। पर यहाँ प्रताप को बिठाने की क्या ज़रूरत है? एक बार जम गया तो फिर उसकी नीयत भी बदल सकती है। संबंधों में दरार पड़ जाएगी। तो तुम आ जाओ, उन्होंने छूटते ही कहा तो मनीष एकदम चौंक पड़ा। पता नहीं क्यों उनके अवचेतन में ये बात घर कर गई थी कि लड़का बेघर हो गया है, इसलिए बहक गया है। अपनी 4 दीवारी में आ जाएगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी समय सुखलाल चाय लेकर आया। वे जब घर लौटी थी तो उन्हें भी चाय की जरूरत महसूस हुई थी। पर मनीष का सूटकेस देखते ही वे सब कुछ भूल भाल गई थी। पर सुखलाल तो भैया जी की आदत जानता है। उनके नहाकर निकलते ही वो चाय ले आया। भीतर जाते हुए वो सूटकेस लेकर चलने लगा तो मम्मी जी ने रोक दिया। सूटकेस यहीं रहने दो सुखलाल, भैया अभी वापस जाएंगे। मनीष और मीनू दोनों ने चकित हो उनको देखा और वे उस विस्मित दृष्टि को अनदेखा कर बोली, और देखो खाना जरा जल्दी ही बना लेना। सफ़र का थका हुआ है मनीष, जल्दी घर जाकर आराम करेगा। जी बस अभी बना जाता है। मम्मा, सुखलाल के जाते ही मनीष ने कहा, मैं सचमुच ही बहुत थका हुआ हूँ और आज की रात शांति से सोना चाहता हूँ, तो मैं घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, और वो जो सुबह से वहाँ परेशान हो रही है, उसे शांति की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो इतनी भी कटसी नहीं है कि आने के बाद उसे फ़ोन ही कर देते। आप क्या वहाँ गई थी? जाना ही पड़ा। तुम्हारी ये सुकन्या जो सुबह से यहाँ आई हुई है, महारानी बिना कुछ कहे सुने चली आई। ये भी नहीं सोचा कि पीछे कोई कितना परेशान होता होगा। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो। बिल्कुल तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार होती जा रही है। अरे तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? बस मुंह उठाया और चले आए। घर न हुआ जैसे चोरों के छिपने का ठिकाना हो गया। इसलिए जा रही हूँ मैं नहीं रहूंगी तो तुम अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। तुम नहीं जानती मम्मा, सब कुछ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो खत्म कर डालो ये किस्सा हमेशा के लिए, जान तो छूटे। ये क्या कह रही हो मम्मा तुम? क्यों? इसमें गलत क्या है? जिस रिश्ते में जान ही बाकी न हो उसे ढोते रहने में क्या तुक है? अच्छा हुआ जो तुम्हारी अपनी पसंद की शादी थी, नहीं तो जिंदगी भर हमें कोसते। खैर, वो तो बहादुर लड़की है, अकेले भी निभा ले जाएगी, बच्चों को भी पाल लेगी। पर तुम अपनी सोचो, क्या एक दिन भी अकेले रह पाओगे? उनका मन तो हो रहा था कि पूछ लें, क्या वो मिसेस भटनागर तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ देंगी? पर अपने ही बेटे से इस तरह की चर्चा करना उन्हें अशोभन लगा। मृदुल स्वर में बोली, बेटे, मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं, कभी न कभी अपने निर्णय तुम्हें ही लेने होंगे। जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लो अच्छा है। खाने की मेज पर
ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। बेचारे सुखलाल बड़ा दुखी हुआ। मालकिन अकेली रहती तो उसे खाना बनाने में कोई रस नहीं आता, पर जब भैया जी या बच्चे आते हैं वो अपना सारा पाक कौशल उड़ेल देता है। पर आज उसे दाद नहीं मिली। मनीष तो बस थाल जुठार कर ही उठ गया था। मीनू भी जितनी देर बैठी मुंह फुलाए बैठी, पर उन्होंने कोई इसरार नहीं किया, जरा भी मनुहार नहीं की। खाने पीने में लाड़ बहुत हो चुके। जब तक भोजन समाप्त हुआ, सुखलाल रिक्शा लेकर आ गया था। वैसा आदेश पहले ही दिया जा चुका था। गाड़ी में बैठते हुए मनीष का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जिद्दी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो। लेकिन इस बार उनका मन नहीं पसीजा। हाँ, मीनू एकदम पापा की परछाई से साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में पैर पटकती वो ऊपर कमरे में चली गई और भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। जाते ही चीनू को भेज देना। विदा के रूप में उन्होंने बस इतना ही कहा। टैक्सी आंखों से ओझल होते ही वे भीतर आए। घर एकदम खामोश था। इसी एकांत की ही तो उन्हें प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत नंबर घुमाया। महिमा, तुम्हारा भगोड़ा कैदी मैं वापस भेज रही हूँ। जो सजा देना चाहो दे देना। मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, चाहो तो तुम भी कर लेना। मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और ये आखिरी बात है। महिमा, पति ताले में कैद करके रखने की चीज़ नहीं है। उसे तो मन की डोर से बांधना पड़ता है। वो चाहे कहीं भी भटकता रहे, बसेरे के लिए अपने ठिकाने पर ही लौट कर आता है। कहानी समाप्त हुई। कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई लेती हूँ। जय जगन्नाथ।